हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तुम्हारी बुक का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, जिसका पार्ट 7 हम आज पढ़ेंगे, जिसमें साबुन व अपमार्जक के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले आज क्या है, एक हरियाली तीज है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन अपमार्जक तुम डेली लाइफ में खूब अच्छे से यूज लेते हो कपड़े धोने के लिए। ठीक है ना। तो साबुन क्या होते हैं, सबसे पहले साबुन की मैं बात करता हूँ। तो साबुन क्या होता है, इंग्लिश में जिसको सोप बोलते हैं। देखो बेटा, साबुन होता है एक लवण। क्या होता है, लवण होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब तुमको ध्यान हो तो मैंने तुमको पहले बताया था कि साल्ट कब बनता है, लवण कब बनता है। लवण जो बनता है वो बनता है जब अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, हम क्षार से करवाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है बेटा, तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनता है। ठीक है, अब मतलब साबुन क्या है, एक लवण है। तो लवण है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी अम्ल और क्षार से मिलकर बनाया जाएगा, तभी तो लवण बनेगा। तो एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ, इसको कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी परिभाषा होती है साबुन की। उसके बाद में थोड़ा उसको डिटेल से समझाएंगे। थोड़ा टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, परिभाषा वो तुमको थोड़ा धीरे समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगा सबको समझ में। तो देखो, मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। ठीक है, अब साबुन की बात कर रहे हैं हम, तो साबुन की बात करते, ये दीर्घ श्रृंखला वाले, ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय अम्ल, जैसे स्टेरिक, ओलिक व फोमेटिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, इन्हें जलीय विलयन में गर्म करने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। देखो बेटा, ये है इसकी परिभाषा। अब थोड़ी टिपिकल है, लेकिन समझ में आ जाएगी अगर तुम मेरे साथ दोगे, ढंग से समझोगे तो। देखो, इसको छोड़ो थोड़ी देर, मैं आगे बात करता हूं। मान लो मैंने लिखा HCl प्लस NaOH, और इसको जब मैं करूंगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। ये बनेगा बेटा, HCl अम्ल है और NaOH क्या है, क्षार है, और NaCl जो मैंने तुमको पढ़ा चुका हूं, नमक जिसको बोला जाता है साधारण भाषा में, और रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ये क्या है, एक लवण है। तो मैं यदि इस परिभाषा को यदि बोलना चाहूं इसकी लैंग्वेज में, तो क्या बोलूंगा कि भाई NaCl जो है एक लवण है, किसका, HCl अम्ल, और NaOH एक क्षार का, NaCl क्या एक लवण है। दोबारा समझ लो, NaCl एक HCl अम्ल और NaOH क्षार का लवण है।
ये बोलूंगा ना इसको मैं, दोबारा सुन लो। NaCl क्या लवण है, तो इसकी मैं परिभाषा यदि पीछे से स्टार्ट करूं तो पीछे से क्या होगी कि NaCl एक लवण है। किस किस का है, HCl अम्ल और NaOH क्षार का एक लवण है NaCl। समझ में आई। अब मैं इसी की बात यहाँ करता हूं कि साबुन जो होता है क्या होता है, एक लवण होता है किसका, दीर्घ श्रृंखला वाले, दीर्घ का मतलब होता है बड़ी श्रृंखला वाले, ठीक है ना, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 से लेकर 18, 12 से लेकर 18 की कार्बन श्रृंखला काफी बड़ी हो जाएगी। उसके दीर्घ श्रृंखला हो गई ना, कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय अम्ल, ऐसे अम्ल लेने हैं जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा हो। मतलब वसा का मतलब क्या समझे, फैट पढ़ा होगा ना तुमने, वो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें वसा आता है। वसा का मतलब होता है फैट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं वसा को। तो ऐसे होने चाहिए अम्ल, दीर्घ श्रृंखला होनी चाहिए उनकी और उच्च वसा होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ऐसे अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये 3 प्रकार के एग्जाम्पल लिख रखे हैं, स्टेरिक, ओलिक और पोमेटिक। ये 3 प्रकार के अम्ल जो होते हैं वो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, और जिनकी श्रृंखला भी कितनी होती है, 12 से लेकर 18 होती है। समझ में आए बच्चों। अब देखो, तो कार्बन परमाणु होने चाहिए उच्च वसीय अम्ल होना चाहिए वाले अम्ल के। अब सोडियम और पोटेशियम ये क्या है, क्षार है। ये सोडियम का क्षार है, देखो OH आ रहा है, इसका मतलब क्षार है किसका है, Na का, ठीक है ना, NaOH का है ये, ठीक है, ये सोडियम का क्षार है। और पोटेशियम का क्षार मतलब KOH होगा, पोटेशियम ये हो गया, ये क्षार हो गया। तो सोडियम व पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण। अगर यहां लिखना चाहे तो तुम कोष्टक में ये भी लिख सकते हो क्षार। तो लवण होता है साबुन किस किस का, 12 से 18 की वाली कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए हमारी बड़ी, और उच्च वसीय अम्ल होना चाहिए, ठीक है ना, और सोडियम और पोटेशियम का क्षार होना चाहिए। तब उन दोनों को जब मिलाएंगे जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा, साबुन बनेगा। आई समझ में बेटा। देखो, तो मैं इसको यदि परिभाषा को अपनी रिएक्शन की लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। हाँ, और आगे थोड़ा सा ये कि जलीय विलयन को इसका जो जलीय विलयन बनेगा हमारा, उसको गर्म करेंगे तो साबुन बन जाएगा। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, साबुनीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर का कि साबुन की परिभाषा बताइए या फिर साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, भाई हम क्या कहते हैं कि अम्ल प्लस क्षार, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है बेटा, लवण बनता है। ये तो क्लियर है तुमको। अब अम्ल कौन सा लेना है हमको, दीर्घ श्रृंखला वाला। कौन कौन सा होता है, स्टेरिक हो सकता है, पोमेटिक हो सकता है या ओलिक हो सकता है, ये तीनों अम्ल हो सकते हैं। अब इसकी जगह मैं शॉर्ट में छोटा सा यही लिख दूं तो सही नहीं रहेगा क्या, उच्च वसीय अम्ल, ये होगा ना, उच्च वसीय तो अम्ल हो गया, प्लस क्षार किसका है, पोटेशियम का और सोडियम का। तो पोटेशियम और सोडियम का क्षार तो हो गया NaOH, ये सोडियम और ये क्षार हो गया, या किसका, KOH पोटेशियम, ये क्या होता है, पोटेशियम। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साबुन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, साबुन बनेगा। प्लस एक और पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन, इसका भी यूज आएगा आगे, वो कैसे आएगा वो समझना। तो ये डेफिनेशन और ये परिभाषा समझ में, यदि एग्जाम में आए तो तुम ये लिख दोगे तो भी कोई गलत करने वाला नहीं है। यहाँ इसके आगे तुम ये लिख सकते हो C12 से C18 कार्बन हो सकते हैं इसके अंदर। आई बेटा समझ में, तो दोबारा से समझ लो कि साबुन, अब यहां से इसकी परिभाषा में बनाऊं तो साबुन लवण होता है किसका, उच्च वसीय अम्ल, जैसे स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, और के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। समझ में आई, ठीक है बच्चों। दोबारा से एक बार देख लेना, मेरी जो मैंने रिपीट किया है उसको थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साबुन और उसकी परिभाषा। अब देखो, साबुन भी कई प्रकार के होते हैं,
तुम देखा होगा नहाने का साबुन अलग, तुम्हें भी अलग अलग साबुन यूज करते हो, कोई लक्स, कोई लाइफ बॉय, कोई कौन सा करते हो ना। एक होता है हमारा कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने के साबुन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई रिन आता है, कोई ओसवाल आता है, आते हैं बहुत तरह प्रकार के, घड़ी आता है, आते हैं। तो ये साबुन भी कई प्रकार के, और साबुन वो भी होते हैं क्रीम नहीं, शैम्पू वगैरह जो होते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ अब तो लेटेस्ट चल रहा है हैंड वॉश करने का आता है, वो होता है ना लिक्विड में ही तो होता है वो। तो साबुन भी कई तरह के होते हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं वो समझ लो। तो देखो ये मिटा दूं मैं। अब हमको ये तो पता लग गया कि जो साबुन बनता है वो किससे बनता है, उच्च वसीय अम्ल से, और दूसरा क्या चाहिए उसके लिए, क्षार चाहिए, और वो भी कौन सा, सोडियम का और पोटेशियम का क्षार। अब देखो साबुन की बात करता हूं। पहली, उच्च वसीय अम्ल प्लस यदि मैं करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं लिख सकता हूं NaOH। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यदि उच्च वसीय अम्ल के साथ में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला क्षार मिलाएंगे तो साबुन तो बनेगा, लेकिन कौन सा साबुन बनेगा बेटा, ठोस साबुन बनेगा। समझ में आया? ठोस साबुन का मतलब जैसे जो बट्टी आती है, बट्टी बोलते हैं ना अपन, साबुन की बट्टी, ऐसे इसका आता है, ओसवाल का आता है ना, ओसवाल का बट्टी के रूप में, तो ऐसा ठोस साबुन बनेगा। अब यदि दूसरी मैं बात करूं कि उच्च वसीय अम्लीय है, और सोडियम के क्षार की जगह मैं पोटेशियम का क्षार ले लूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्षार, मतलब KOH ले लिया, ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा बेटा, तब बनेगा मृदु साबुन। मृदु साबुन को हम इंग्लिश में लिक्विड सोप भी कह सकते हैं। लिक्विड सोप समझ रहे हो, शैम्पू वगैरह आती हैं, शेविंग क्रीम वगैरह आती है ना, तो 3-4 चीजें जो होती हैं वो सब तुम इससे बना सकते हो। कब, जब उच्च वसीय अम्ल में पोटेशियम का क्षार मिलाएंगे तब तो बनेगा मृदु साबुन, और उच्च वसीय अम्ल में यदि सोडियम का क्षार मिलाएंगे तो बनेगा ठोस साबुन, सॉलिड सोप। अब तीसरी बात करूं मैं, 3 तरह के साबुन आते हैं भाई। एक साबुन और होता है, यदि मैं उच्च वसीय अम्ल कर दूं प्लस अब मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड कर दिया, NaOH, बट इसके साथ में एक चीज और मिला देते हैं जो भी मैंने तुमको बताई थी, ग्लिसरीन बताई थी ना, ग्लिसरीन बताई थी अभी। यदि इसको मैं मिला दूं तो जो साबुन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, पारदर्शी साबुन। कैसा बनेगा, पारदर्शी साबुन। देखा है पारदर्शी, इसमें से आर पार सा देखा जा सके। लाइक एग्जाम्पल कौन सा है इसका, एग्जाम्पल है बेटा पियर्स साबुन, देखा है ना, तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, वो वाला साबुन देखा है ना, ऐड आता है ना टीवी पे। तो लाइक एग्जाम्पल पियर्स जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसपेरेंट साबुन का, जिसको हम हिंदी में पारदर्शी बोलते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, अब भाई ठोस तो ही होता है, वो ठोस ही होता है ना, तो ठोस के लिए तो क्षार लेंगे सोडियम का, उच्च वसीय अम्ल लेंगे, साथ में क्या मिला देंगे, ग्लिसरीन मिला देंगे, और इसके मिलाने से साबुन बनेगा ठोस। लेकिन कैसा बनेगा बेटा, ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार देखे जाने वाला पारदर्शी साबुन। लाइक आई समझ में? तो ये हमारा साबुन का पोर्शन था। साबुन की परिभाषा क्या थी, साबुन बनाया कैसे जाता है, और किस किस प्रकार के साबुन होते हैं। अब अगला सेकंड टॉपिक हमने क्या बात की थी, किसकी बात की थी बेटा, हमने बात की थी अपमार्जक की।
तो अपमार्जक देखो कैसे होता है, क्या होता है, मिटा दो ये। तो देखो अपमार्जक हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं अपमार्जक को बेटा, साधारण भाषा में हम बोलते हैं उसको सरप। क्या बोलते हैं, सरप बोलते हैं ना। तो सिंपल सी परिभाषा है उसकी, तो उसमें इतना कुछ है नहीं, जितना हम समझ रहे हैं उतना, ठीक है। तो देखो अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पाउडर देखे ना बहुत सारे, घड़ी आता है, ओसवाल आता है, मशीन वॉश आता है, बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो भी क्या होता है, अपमार्जक भी एक लवण ही होता है। क्या होता है, लवण होता है। तो किसका लवण होता है, क्या होता है वो देखो। तो अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या लिखते हैं इनको देखो, ये ROSO3- और Na+। ये तो हो गया हमारा सोडियम एल्किल सल्फेट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ROC6H5 C6H5 SO3- और Na+। इसको ये या तो इससे लिख दो या इससे, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, समझ में आई बात। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। और साबुन का मैंने तुमको बताया नहीं, साबुन का फॉर्मूला होता है RCOO ये Na लिख सकते हो, या फिर पोटेशियम, क्योंकि सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है। ये साबुन का फॉर्मूला होता है, और ये होता है अपमार्जक का। अब तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम कहोगे सर क्या है क्या नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, ये सल्फोनेट आयन होता है SO3, ये सोडियम आयन है, ठीक है ना। ये साबुन का फॉर्मूला, ये अपमार्जक का, तुमको रटना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। समझने जाओगे तो फिर 10 तरह के सवाल आएंगे, वो तुमको समझ में नहीं आएंगे। तुमको इतना याद रखना है कि साबुन को इस तरह से लिखते हैं और अपमार्जक को इस तरह से लिखते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। परिभाषा इसकी कुछ है नहीं, इतना ही है बस। तो साबुन और अपमार्जक दोनों की मैंने परिभाषा बता दी। अब एक क्वेश्चन बनता है बेटा, जो एग्जाम पर में मतलब एग्जाम में बहुत मोस्टली पूछा जाता है, वो मैं तुमको लिखा देता हूं, अभी लिखा देता हूं, उसको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन है, देखो जल दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है। कठोर जल पहाड़ी एरिया जो होते हैं, जहां जिसको हम खारा पानी बोलते हैं, वैसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक दोनों कठोर व मृदु से क्रिया करता है। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे पूछ सकता है कि भाई साबुन जो होता है वो तो केवल मृदु जल से क्रिया करता है, कठोर जल से क्रिया नहीं करता है, जबकि अपमार्जक दोनों से करता है, कठोर से भी करता है और मृदु से भी करता है। इसका रीजन क्या है वो समझाइए। तो देखो बेटा, कठोर जल जो होता है ना, उसमें 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं बेटा। क्या होती हैं? 2 प्रकार की अशुद्धियां। किस किस की अशुद्धियां होती हैं? एक तो होती है कैल्शियम की और एक होती है मैग्नीशियम की, ठीक है ना। ये कैल्शियम और ये मैग्नीशियम, ये 2 अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। अब देखो मैं इनकी अभिक्रिया करवा के बताता हूं साबुन से। तो साबुन का फॉर्मूला होता है RCOO और Na+। यही होता है ना बेटा,
अभी लिखवाया था मैंने। यदि मैं इसकी अभिक्रिया कठोर जल से कर दूं तो इसका मतलब कठोर जल के अंदर क्या है, ये दोनों है, मतलब डायरेक्टली मैं इन दोनों से अभिक्रिया कर सकता हूं इसकी। कठोर जल में ये दोनों शुद्धि होती है। यदि इनकी अभिक्रिया मैं साबुन से करूं, मतलब साबुन को घोलूं उसके अंदर, तो बेटा क्या होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना, सोडियम जो होता है हमारा ये है, ये वाला आयन जो है ये थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो होते हैं इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। जबकि साबुन के अंदर ये जो होता है ये सफाई करने वाला होता है। सफाई करने वाला जो आयन होता है वो कौन सा होता है, सोडियम आयन जो होता है वो सफाई करने वाला काम का होता है। लेकिन जब इसको कठोर जल से क्रिया कर देते हैं तो ये Mg और कैल्शियम जो होता है इसको यहाँ से हटा देता है और इसकी जगह खुद चले जाते हैं और फॉर्मूला बन जाता है ये Mg+2 लिख सकते हैं या फिर कैल्शियम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये बनता था, तो Na+ जो होता है वो तो खत्म हो गया ना। अब सफाई करने वाला हमारा जो रिएजेंट था Na+ वो तो खत्म हो गया। अब उसकी जगह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आके बैठ गए, तो बेटा सफाई कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो साबुन जो है पानी के अंदर घुलेगा ही नहीं, क्योंकि Na+ जो है वही सफाई करने वाला और वही घुलने वाला आयन होता है। और उसको जब इन्होंने यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया तो ये घुलेगा नहीं, और ये घुलेगा नहीं तो क्या होगा, सफाई नहीं होगी। समझ में बैठी कुछ मेरी बात भाई। Na+ होता है हमारा फॉर्मूले के अंदर, और Na जो होता है वो साबुन पानी के अंदर घुलने का काम करता है और सफाई करने का काम करता है। लेकिन जब कठोर जल में ये दोनों होते हैं, ये दोनों इतने पावरफुल होते हैं कि ये Na को क्या कर देता है, यहाँ से हटा देता है, और सूत्र ये बन जाता है Na की जगह पर यहाँ पर Mg और Ca आ जाते हैं, और ये दोनों आ जाते हैं, उससे कठोर जल से क्रिया नहीं हो पाती है। जबकि यदि मैं अपमार्जक की बात करूं तो अपमार्जक का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बेटा, ये बताया था, ये बताया था ना। अब यदि इसकी अभिक्रिया मैं कर दूं Mg+2 या Ca+2 से, मतलब कठोर जल से, कठोर जल ही है ना जिसमें यह शुद्धि होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सल्फोनेट आयन होता है SO3, यही जल में घुलने का काम करता है और सफाई का काम भी यही करता है। ठीक है, तो जब ये तो प्लस आयन है ना, Ca+ है, ये भी Mg+ है, तो प्लस आयन तो प्लस आयन की जगह ही जाएगा, माइनस की जगह तो जा नहीं सकता। तो ये दोनों जब इसकी अभिक्रिया या अपमार्जक से करवाते हैं तो ये जो होते हैं वही Na की जगह जाते हैं, जैसे यहाँ जाते हैं। तो Na की जगह जाने पर ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, SO3 माइनस, और Na की जगह क्या हो जाता है, Mg+2 या Ca+2 हो जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, फॉर्मूला ही तो चेंज हुआ है, क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? सल्फोनेट आयन यहाँ भी था और सल्फोनेट आयन यहाँ पर भी है हमारा, और यही क्या करता है, जल में घुलने का काम करता है, यही क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। ये देखो, तो दोनों तरफ है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पर भी है SO3, यहाँ पर भी है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कठोर जल से क्रिया कर सकता है अपमार्जक। तो इसलिए बोलते हैं कि साबुन जो होता है वो कठोर जल से क्रिया नहीं करता, क्योंकि Na+ आयन जो होता है उसको मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन यहाँ से हटा देते हैं। जबकि अपमार्जक जो होता है उसमें SO3 माइनस जो होता है वो जल में घुलने का काम करता है, और वो कंटिन्यूअसली बना रहता है यहाँ पर। Na+ Ca+, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए। इसलिए साबुन तो कठोर जल से क्रिया नहीं करते हैं और अपमार्जक दोनों से क्रिया करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, दोबारा से वीडियो देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पास पर्सनली तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक ये यहीं पर ही खत्म होगा, लेकिन एक थोड़ा सा और इसका क्या पढ़ लेते हैं हम, दोनों में अंतर और आ जाता है एक बार कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर ही दे रखा है बेटा, तो मैं अंतर लिख देता हूं दोनों में। देखो, साबुन और अपमार्जक में अंतर, इधर मैं साबुन लिख रहा हूं और इधर मैं अपमार्जक लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात तो दोनों की परिभाषा लिख सकते हो तुम अंतर में, डेफिनेशंस, परिभाषा। दूसरा इनका फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो RCOONA, और इसका फॉर्मूला क्या होता है
ROSO3- और Na+, या एक और होता है RC6H5SO3- और Na+, यही होता है ना, फॉर्मूला हो गया। तीसरी मैं बात करूं तो ये केवल क्या होता है, मृदु जल से क्रिया करता है, मृदु जल से क्रिया करता है, जबकि ये जो होता है कठोर व मृदु दोनों से करता है अपमार्जक। चौथी बात करूं तो चौथा अंतर क्या है, चौथा अंतर ये है कि साबुन जो होता है वो पर्यावरण की दृष्टि से खराब होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है, सॉरी गलती हो गई, प्रदूषण खराब नहीं होता, अच्छा होता है, ये प्रदूषण कम करता है। जबकि अपमार्जक जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से खराब होता है और क्या करता है, प्रदूषण करता है। पांचवी यदि मैं बात करूं तो पांचवी बात क्या है कि पर्यावरण की दृष्टि से खराब तो होता ही है। अपमार्जक साबुन जो होता है उसको क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जल्दी क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जबकि ये जल्दी से अपघटित नहीं होता है। समझ में आई बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नालियों में जो पानी जाता है साबुन का, तो सरफ का जो पानी होता है वो जल्दी से अपघटित नहीं होता, उसको जल्दी से जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, वो पचा नहीं पाते और उससे क्या होता है, गंदगी होती है और बदबू फैलती है, वायु प्रदूषण होता है। जबकि साबुन एक ऐसा होता है, साबुन जल्दी से क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव उसको जल्दी से क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जिससे बदबू नहीं फैलती, प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों में अंतर हो गया, अंतर भी पूछा जाता है। तो आज हम जो पार्ट 7 लेके आए थे साबुन और अपमार्जक, उसमें इतना ही पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। अब कल हमारा शायद लास्ट पोर्शन होगा इस चैप्टर का, कल अब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये 5वां, जिसमें हम पढ़ेंगे सफाई की क्रिया किस तरह से होती है साबुन और अपमार्जक से, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज की पार्ट 7 में साबुन और अपमार्जक के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, दोबारा समझ लेना, उसको दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आज चलते हैं अपन अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो और कोरोना से सुरक्षित रहो, क्योंकि आजकल ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। और एक बार और 30 की तुमको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, खुश रहो, एंजॉय रहो, साफ सफाई से रहो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।